नमस्कार मित्रों। था जिसका इंतजार वह इंतजार आज हुआ खत्म। अर्थात जिसका आप तत्परता से इंतजार कर रहे थे, अर्थात यूपी टेट। तो यूपी टेट की डेट भी आ चुकी है, वो तो आपको पता भी होगा, और सी टेट की भी डेट आ चुकी है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले देखेंगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अर्थात यूपी टेट, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस भी दोनों पार्ट, अर्थात पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, पेपर सेकंड में क्या क्या आएगा, दोनों बातें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा दिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टेट सिलेबस, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो पेपर फर्स्ट होता है दरअसल वो प्राइमरी लेवल का होता है। प्राइमरी अर्थात जो पेपर फर्स्ट होगा वो कक्षा 1 से 5 तक वाले जो शिक्षक आप बनते हैं ना, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को जो पढ़ाते हैं उस पर बनते हैं शिक्षक। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट उनको देना होगा। ठीक है, जो कक्षा 6 से 8 तक, अर्थात उच्च प्राथमिक जो आप अध्यापक बनते हैं, वो बनता है आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा, अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र देना पड़ेगा। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अर्थात प्राइमरी और जो उच्च प्राथमिक है दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो आपको दोनों पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही बात कि पहला पेपर में क्या होगा। पहला पेपर में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षक बनते हैं, प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक बनते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ समानता है, कुछ असमानता है, दोनों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, ये यूपी टेट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, जिनमें से 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 नंबर का भी पूछा जाएगा, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और रहे क्या क्या, आए क्या क्या, तो सुनिए। पहले बात तो देख लीजिए समय कितना होगा। समय होगा 2.5 घंटे, क्वेश्चन रहेंगे 2.5 घंटे, अर्थात 150 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना होगा। 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, इनमें आपको 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट क्या होगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पेपर होगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का भी रहेगा। जो सेकंड आएगा, भाषा प्रथम से आएगा। भाषा प्रथम में होगी आपकी हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र पर हैं, तो प्रथम भाषा हमारी होगी हिंदी। उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का भी सवाल रहेगा। ठीक, अगला है तीसरा नंबर। तीसरे में आएगी सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज आप अंग्रेजी भी अंग्रेजी ले सकते हैं, क्यों, पहले तो संस्कृत, वो पहली हिंदी हो ही चुकी, तो हिंदी तो लेना नहीं रहेगा इसमें, तो ये तो आप इंग्लिश ले लीजिए, या तो उर्दू ले लीजिए, या तो संस्कृत ले लीजिए। 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा और उसके सवाल आपको हल करना होगा। वो भी रहेंगे 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का रहेगा। अगला है स्टेप जो मैथ आएगी। मैथ भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंकों का सवाल रहेगा। 5वें नंबर पर आता है पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। उसमें रहेगा 30 क्वेश्चन अर्थात 30 अंकों का सवाल रहेगा, अर्थात 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 अंक का सवाल भी होगा। ठीक है, ये रही प्राइमरी लेवल की बात। ये क्या आएगा, अभी क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए ये है सिलेबस की विस्तृत क्लास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कक्षा 6 से 8 वाले में क्या आएगा, अर्थात जो सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में क्या आएगा, फर्स्ट पेपर हम लोग देख लिए, सेकंड पेपर में क्या आएगा और कितने घंटे रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा और वही 150 मिनट रहेगा और क्वेश्चन भी 150 रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए बात आती है क्या क्या रहने वाला है। इसमें होंगे सेक्शन 4,
लेकिन सेक्शन 4 विस्तृत है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, पहला जैसा फर्स्ट पेपर में था बाल विकास और शिक्षण विधि, ठीक है, तो इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षण विधि रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या सेम और अंक भी सेम रहेगा पेपर फर्स्ट की तरीके। सेकेंड रहेगी भाषा, रहेगी हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में, पेपर फर्स्ट में भी भाषा रहेगी हिंदी और सेकेंड भी रहेगी, नंबर और अंक सेम रहेंगे, जो अंक है आपके क्वेश्चन नंबर है और जो अंक है वो सेम रहेंगे फर्स्ट पेपर की बात। लेकिन हाँ, जो सेकेंड में जो थर्ड पोर्शन है, जो लैंग्वेज सेकेंड है, लैंग्वेज सेकेंड में यहां पर भी अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब अनिवार्य है। आई बात समझ में? ये जो पहले तीनों सेगमेंट हैं, ये जो फर्स्ट पेपर में आएगा, सेकेंड पेपर में वही सिलेबस दिया गया है, कुछ फेरबदल के साथ, ठीक है। चलिए, ठीक है, कुछ फेरबदल है, जैसे हिंदी के सिलेबस में थोड़ा फेरबदल होगी, अभी हम लोग विस्तार जब चर्चा करेंगे बात करेंगे, ठीक है। चौथा नंबर आता है, देखिए चौथा नंबर में आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक आप देखते हो साइंस भी आ जाती है, मैथ भी आ जाता है, लेकिन जो प्राइमरी में रहता है तो मैथ थोड़ी सी रहती है और थोड़ा से शब्दों का खेल ज्यादा रहता है ना, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं ना बच्चों को, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल साइंस भी आ जाती है, मैथ भी आ जाती है, ठीक है। चलिए, जो अब देखिए जो इसमें रहेगा, आपको इनमें से कोई चूज करना पड़ेगा, या तो आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनेंगे तो मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, मैथ साइंस मिलाकर कितना आएगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 नंबर का सवाल रहेगा, या तो ये चूज कर लीजिए, अर्थात जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपने बीएड कर रखा उसमें जो सब्जेक्ट होगा, या जो बीटीसी किए हैं वो जो सब्जेक्ट रहेगा। चलिए, लेकिन अब जूनियर की बात हो रही है, तो अर्थात जो उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक में बीएड वाले ही माने रहेंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट किया होगा वही सब्जेक्ट रहने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, या तो आप सामाजिक अध्ययन कर लीजिए, अर्थात जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान में भी 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये चूज करना पड़ेगा आपको। या तो अन्य कोई किसी अन्य सब्जेक्ट का शिक्षक बनना चाहते हैं जिसमें का और खा में दिया गया है, अर्थात जो संगीत के शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, संगीत का शिक्षक बनना चाहते हैं, योग वाले शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का सवाल रहेगा। अर्थात जो ये 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन का आपको अलग अलग आपको चूज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसमें रहने वाले हैं 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, क्योंकि 90 तो ऊपर हो गए और 90 और 60 150। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई ना? यस, क्लियर हो गई तो यस करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए और सुनिए, आपको टेट पास कब माना जाएगा, पहले ये भी बात हो, मान ली पेपर हो गया, अब आपको टेट कब माना जाएगा, कितने अंक हमको टेट में अर्जित करना। देखिए, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 60% अंक लाना होगा। 60% मतलब कितने में से, 150 में से कितने, 60%, अर्थात आपको 90 अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यदि आप 90 नंबर लाएंगे तो आप जो यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, अर्थात आप टेट पास माने जाएंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जो SC ST OBC विकलांग है या जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या योग्यता है, उनके लिए आपको लाना पड़ेगा क्या, कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा, 55%, अर्थात कितने, 150 का 55% होगा लगभग 82 नंबर, 82 अंक आपको लाना पड़ेगा। कितने नंबर, 82 लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जनरल के लिए 90 नंबर लाना पड़ेगा और जो अदर कैटेगरी के हैं, ठीक है, अदर कैटेगरी के हैं तो आपको लाना पड़ेगा ओनली 82 अंक, तभी आप पास माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये पूरी बातें लिखी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, सामान्य वर्ग, ये सब बातें लिखी गई, वहां पर नहीं जाएंगे, केवल ये बात समझिए आप मोटा मोटा, ठीक है। चलिए, और एक बात और, यदि आप टेट पास कर लेते हैं तो कोई रोजगार इससे सृजित नहीं होगा, सुन लीजिए, कोई रोजगार सृजित नहीं होने वाला। कहने वाला यूपी टेट में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भारतीय रोजगार के लिए अधिकार
नहीं होगा। जो हम टेट पास कर दिए हम मास्टर बन गए, नहीं, यही बात कह रहा है। और क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मापदंडों में से एक है। केवल आप अगला फॉर्म अर्थात सुपर टेट का फॉर्म भर सकें, इसलिए ये टेट का फॉर्म पास करना पड़ेगा, अर्थात ये प्री का एग्जाम है, ठीक है ना, प्री है, इसके बाद सुपर टेट है जो होगा मेंस, के बाद में ज्वाइनिंग जो भी रहेगा इसके बाद की बातें हैं। चलिए, क्योंकि रोज का रोज नियम चेंज होते रहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट, जैसे हम लोग पेपर फर्स्ट में 5 टॉपिकों पर बात की, तो 5 टॉपिकों का सिलेबस क्या है। पहला पेपर आएगा उसमें कक्षा 1 से 5 तक वाले प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 30 नंबर का आएगा क्या, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसमें क्या आएगा, बाल विकास का आपको अर्थ पता होना चाहिए, बाल विकास की आवश्यकता क्या है तथा उसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये बातें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो उनका विकास कैसे होगा, कैसे क्रिएटिव बनेंगे, तो ये बातें आपको सीखना पड़ेगा ना, तब तो आप किसी की क्रिएटिविटी दे पाएंगे और आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे। देखो जो छोटी छोटी जो मैडमें होती हैं प्राइवेट स्कूलों की, तो कैसे लाल प्यार से पढ़ाती हैं बच्चों को, तो वैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है, इसीलिए सिखाया जाता है आप लोगों को। ये नहीं कि मास्टर बन गए कुर्सी तोड़ना है, कुर्सी नहीं तोड़ना है, बच्चों को सिखाना है, वो इसीलिए इतना आपको सीखना पहले पड़ेगा। फिर बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण एवं पारिवारिक सामाजिक विद्यालय संरचना, विद्यालय और संचार माध्यम अर्थात उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस समाज से आते हैं उनको समझना और उनको सिखाना, ये आपका दायित्व होगा, ठीक है। चलिए, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम में इसका सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जो सीख रहे हैं उनको कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं चीजें, उनको प्रभावित करने वाले कारक पहचानना है और उनको ट्रेंड करना है, ठीक है। प्रभावित करने वाली जो विधियां हैं, अधिगम के नियम हैं। देखो अब सुनिए, कुछ जो दार्शनिक है उनको आप नाम याद रखना। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व, ये आपको सीखना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा सिद्धांत आपको सीखना पड़ेगा जो प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास, अब सुनिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला है पल्लवों का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोल्हर का सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, गोलास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थात अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण, ये आपको क्या करना पड़ेगा। ये जितने दार्शनिक को मैंने नाम लिया, 1 2 3 4 और 5, ये दार्शनिकों को आपको पढ़ना है और इनके जो सिद्धांत हैं उनकी बारीकियों को देखना है कि ये शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं, शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं, और क्वेश्चन वहां से आते ही हैं, क्योंकि दर्शन से क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। चलिए, शिक्षण की विधियां कौन कौन, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद शैक्षिक समावेश, उसका अभिप्राय क्या है, उसकी पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक क्षमता में देखेंगे कि वह व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो या वाक बाधित है अर्थात बोल नहीं पाता, ठीक है, या दृष्टि बाधित है तो दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। किसका, तो ब्रेल लिपि आपको देखना पड़ेगा, होगा कहीं, यदि होगा, ये देखो ब्रेल लिपि, उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए, परामर्श में सहयोग और संस्थाएं, जो इनके परामर्श के लिए कुछ संस्थाएं हैं जैसे मनोविज्ञान, प्रयागराज मंडली, ये सब चीजें करना पड़ेगा। चलिए, ये आपको पढ़ना नहीं रहेगा, वही बात, जो इनका क्या योगदान है, थोड़ी चीजें तो देखना पड़ेगा, इनका क्या योगदान है, जो मूक बधिर या दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, तो वहां से कुछ चला जाते हैं, तो वो भी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक। जो अगला है उसी में बाल शिक्षण में
सेकेंड फेज है अधिगम अध्यापन क्या है, बालक किस प्रकार सोचते सीखते हैं, वो बात करना पड़ेगी कि बच्चे देख देख कर सीखते हैं, ठीक है, देख देख कर सीखते हैं, क्या कुछ सिखाने सीखते हैं, कि कौन सी उनकी टेक्निक है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बालक विद्यालय प्रदर्शन में, जो बालक हैं विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, कि जो आप परीक्षा लेते हैं या खेल कूद करवाते हैं तो बच्चे क्यों असफल होते हैं, उनके कारणों को फाइंड आउट करना है, और जो कारण फाइंड आउट होगा और उन पर अमल करना है कि बच्चे कैसे सफल हों, ये बात आपको करनी है। चलिए, अधिगम और अध्यापन में बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये आपको देखना है। तो समस्या समाधान, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की भूमिका, इसको आपको देखना है, ठीक है। बालकों में जो अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया, महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, कि बात जो बच्चे हैं गलतियां क्या क्या करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। फिर बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगला रहेगा, देखो अब बाल विकास एवं शिक्षण का हो गया, क्या क्या आएगा पता है आपको चल गया। दूसरी बात है ये हिंदी में क्या क्या है, जो एक टॉपिक था वो निपट गया, 30 नंबर का जो सवाल था, अर्थात कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक। अब सेकंड नंबर आता है हिंदी, अर्थात जो भाषा का पहला चरण है वो आता है हिंदी। हिंदी में अपठित गद्यांश आएगा, वही अनुच्छेद गद्यांश आएगा, वर्णमाला आएगा, वर्णमाला स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक, मात्रिक और अमात्रिक शब्दों को पहचान करना, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो मात्राएं तो पहचानना पड़ेगा कि मात्रिक कौन है, अमात्रिक कौन, मात्राएं किसमें लगी है, किसमें मात्राएं नहीं लगी हैं, ये बात पढ़ाना पड़ेगा ना। तो वह पढ़ाना पड़ेगा तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ाते हैं कामल, अर्थात कामल, का में छोटा की मात्रा, माँ में छोटा की मात्रा और ला में छोटा की मात्रा, ठीक है। और फिर कोमल, का में ओ की मात्रा, मामा छोटा की मात्रा, ला में छोटा की मात्रा, पढ़ाते हैं ना ऐसा, यही है मात्रिक और अमात्रिक। चलिए, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों में पारस्परिक अंतर जानकारी, विशेष रूप से जैसे तीनों सा स, ब व ढ ड़ा इया छ ड़ तथा न की ध्वनियां, ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, स्वर, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर आपको समझना पड़ेगा, भाई ये अनुस्वार क्या होते हैं, ठीक है, ठीक, अनुनासिक कौन कौन से वर्ग होते हैं, और संयुक्त अक्षर कौन कौन से, अनुनासिक ध्वनियों को प्रयोग वाले शब्द पढ़ाना पड़ेगा, सभी मात्राएं आपको पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ठीक, और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयार्थक, बोधक, ये चिन्ह का प्रयोग आपको पढ़ाना पड़ेगा। विलोम शब्द, ठीक है, जिसको अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं, तुकारा, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द पढ़ाने पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जिसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाना पड़ेगा, वचन, लिंग, काल पढ़ाना पड़ेगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण शब्द आपको पढ़ाना पड़ेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये पढ़ाना नहीं, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब तो पढ़ाने के लिए योग्य हो पाएंगे। और क्या पढ़ना, और तीनों संधियां, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, और इसके भेद आपको जानना पड़ेगा, जानेंगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। वाक्य, समास, अलंकार पढ़ाए, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब भाषा सेकंड में क्या होगा, भाषा का विकास, तो भाषा कैसे अर्जित की जाएगी, ठीक है, अधिगम और अर्जन, भाषा का अध्यापन में सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेन बात ना, ये आपको समझने के लिए है कि बच्चे कैसे समझें, ठीक है, इसलिए सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वो पूरा नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। चलिए, बोलना, सुनना, पढ़ना। चलिए, जो अब सेकेंड लैंग्वेज आएगी, सेकेंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, या तो आप इंग्लिश लीजिए, देखो सेकेंड लैंग्वेज में आप तो या तो इंग्लिश ले लीजिए, या तो उर्दू ले लीजिए, या तो ले लीजिए संस्कृत, या तो संस्कृत ले लीजिए, ठीक है। अब तीन में से एक लेना आपको पड़ेगा, ठीक है, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। मैक्सिमम बच्चे तो ये तो लेते नहीं हैं, हाँ कुछ लोग लेते हैं,
तो ये भी ले सकते हैं, या तो इंग्लिश ले लीजिए या तो संस्कृत। इसको आपको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में 3 में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश ले लिए, जो अनसीन पैसेज आपको सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आएगा, काइंड ऑफ सेंटेंस आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, काइंड ऑफ नाउन आएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वो टेंस आएगा, वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, पंचुएशन आएंगे, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर आएगा, ठीक है। ये रहा इंग्लिश के, ठीक है। अब सेकंड भाषा के रूप में यदि आप उर्दू को लेना चाहते हैं तो अप्राधिक अनुच्छेद आएगा, ठीक। ये उर्दू लेना चाहते हैं तो ये है, अगला है। यदि संस्कृत लेना चाहते हैं तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अप्राधिक अनुच्छेद वही अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक, इकारांत उकारांत, रिकारांत रिकारांत स्त्रीलिंग, रिकारांत पुल्लिंग, घर परिवार परिवेश, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में संधि, ठीक है, लिंग वचन पढ़ना पड़ेगा, अधिगम अर्जन, ये सब चीजें आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। अब जो चौथा नंबर है वो आता है मैथ। चौथा नंबर क्या था? मैथ का। मैथ में जो सिंपल सी नंबर चीजें हैं, संख्याएं, उन संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना है ना, तो आपको उतने में उस लेवल का आपको आता है कि नहीं आता ना, वो तो जांच पहले होगी ना, तो वही रहेगा। फिर एलसीएम एचसीएफ आएगा, विभिन्न जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, दशमलव को जोड़ घटाना आएगा, तो ये सामान्य जोड़ घटाना आएगा, ये भिन्न को जोड़ घटाना आएगा, एक एक नियम आएंगे, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, साधारण ब्याज में, ठीक है, एसआईसी आएगा, ज्यामिति आएगी, ठीक है, पृष्ठ कोण, त्रिभुज, वृत्त आएगा, धन, रुपया, पैसा कैसे, ये आएगा, माप, समय, तौल, आधारित, ठीक, धारिता, लंबाई, टेम्परेचर आएगा, ठीक है, ताप, परिमित, परिमाप आएगा, ठीक, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब आएगा। और रेलवे बस की समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, ये आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो प्राइमरी का सबसे लास्ट है, ये थोड़ी चीजें वो शिक्षण की संबंधित है। चलिए, इसके बाद जो पर्यावरण आएगा, ये भी पर्यावरण भी बेसिक चीज आएगी, ठीक है। जो घर परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, जो आपके पर्यावरण के आसपास हैं, ठीक है, आपको जो परितः चारों ओर जो चीजें आपको दिख रही हैं, वही आने वाला है, ठीक है, वही आने वाला। जैसे परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, हमारा पर मेला, स्थानीय पेशे, ठीक है। स्थानीय पेशे आप देखते हैं, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, कोई उद्योग लगा है, इंडस्ट्री लगा है, या कोई सामान दे रहा, सेवा क्षेत्र, तो ये तीनों से क्षेत्र आएंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो वाटर बॉडीज से क्वेश्चन आएंगे, यातायात, संचार, खेल कूद आएंगे, फिर वही नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ठीक है, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर से क्वेश्चन आएंगे। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात। अब इस थोड़ा संविधान से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये संविधान से कौन कौन आ जाएगा, शासन व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है ना। तो याद रखना, स्थानीय सुशासन जिनमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्योंकि आपको जो प्राइमरी विद्यालय है, काम तो यही करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पालिका में, ठीक है, नगर निगम में, जिला प्रशासन में, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, क्योंकि आपको जब राष्ट्रीय मतदान के बारे में जानकारी करना है, राष्ट्रीय एकता के बारे में, ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि आपको चुनाव भी तो करवाने जाना है, क्या आपको चुनाव भी तो करवाने जाना, आपको पीठासीन अधिकारी भी बनाएंगे। चलिए, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण एवं संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इनके जो संबंधित मुद्दे हैं ये करेंगे। चलिए, और अगला है, देखो, ये अभी हम लोग फर्स्ट पेपर की चर्चा की, क्या कौन सा पेपर, फर्स्ट पेपर की हम लोग चर्चा की है। अब आते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो है वो सेकंड पेपर का कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, अर्थात 6 से 10 वाले, फिर 11 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक, 11 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। बाल विकास एवं शिक्षण, लगभग वही चीजें देख रहे,
बाल विकास का अर्थ हो सकता है जो आप फर्स्ट पेपर में सीखे हैं वही आपको सेकंड पेपर में भी आपको मिलेगा। देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर में सिलेबस है वही सेकंड पेपर में इसका सिलेबस दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता दे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला है वही शिक्षण के सामाजिक जो सामाजिक दिशा निर्देश, परामर्श, सामाजिक पहचान, प्रकार, निराकरण है, ये थोड़ा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, ये थोड़ा से अलग है। हाँ लेकिन है तो वही वर्ग, लिंग, ये देखें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक अस्थिर बाधित, उसके लिए आपको जो साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और ब्रेल लिपि, ये ना ब्रेल लिपि जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं ना, आप ट्रेन में सफर किए होंगे, ट्रेन में सफर जब यहाँ पर टॉयलेट होता है आप देखे होंगे कुछ डॉट डॉट सा लिखा होता है, डॉट डॉट बने होते हैं, डॉट डॉट बने होते हैं, दरअसल वो ब्रेल लिप में लिखा होता है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसा लिखा हुआ आप देखे होंगे, तो हल्का सा डॉट डॉट समझ में आता है, तो डॉट डॉट जो समझ में आता है दरअसल वो ब्रेल लिपि लिखी होती है, ठीक है। जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए जो सेम बात की गई है, कौन सी, जो फर्स्ट पेपर में है, ठीक है। चलिए हाँ, अब आ गए सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो फर्स्ट तो सेम चीज है, फर्स्ट पेपर की बात सेकंड पेपर में वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड पेपर में भी आएगा। सेकंड पेपर का जो हिंदी का जो भाषा नंबर पहला है उसमें हिंदी अपठित अनुच्छेद उसमें भी था, इसमें भी आएगा। देखो इसमें उसमें संज्ञा नहीं थी, सर्वनाम थे, इसमें आएगा। हिंदी का सिलेबस चेंज है, हिंदी का सिलेबस क्या है, थोड़ा चेंज है, ठीक है। चलिए संज्ञा सर्वनाम आएगा, विशेषण भेद, क्रिया जो भी रहेगा उसके साथ साथ उसके भेद भी पूछे जाएंगे। वाक्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हिंदी भाषा में समस्त ध्वनियां, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, चंद्र बिंदु में अंतर, ये पहले पेपर में था, सेकंड पेपर में भी आएगा। क्रम, वर्ण क्रम आएगा, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द आएगा। अव्यय के भेद आएगा, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग आएगा, रा के विभिन्न प्रकार के रूप आएगा, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त अक्षर, मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान और उपयोग आएगा, ठीक है। अगला वही लिंग वचन काल का प्रयोग, ठीक है, लिंग वचन काल का प्रयोग, तद्भव देश विदेश उसमें थे, देश विदेश लेकिन तद्भव तत्सम नहीं थे तो इसमें आएगा। उपसर्ग प्रत्यय इसमें आएगा, शब्द युग्म आएगा, समास विग्रह और समास के भेद उसमें नहीं था, इसमें आएगा। मुहारे लोग होते हैं उसमें था, इसमें भी आएगा। क्रिया सकर्मक अकर्मक इसमें आएगा, ठीक। संधि एवं संधि के भेद उसमें था, इसमें भी आएगा। अलंकार उसमें नहीं था, इसमें आएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये सभी अलंकार आएंगे, ठीक है। अब उसको भाषा का कैसे कैसे विकास होता है वो बातें जो उसमें दी गई हैं वही बातें इसमें भी दी गई हैं। चलिए ठीक है। चलिए अब जो भाषा आपको सेकेंड लेना पड़ेगा, देखिए उसमें इंग्लिश में थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। जगह अनसीन पैसेज आएगा, उसमें नाउन प्रोनाउन था ना, एडजेक्टिव एडवर्ब था, लेकिन थोड़ा सा उसके इस बार डिग्री उग्री सब आ जाएगी। अंग्रेजी का लेवल थोड़ा से बढ़ा रहेगा इसमें, ठीक। अनसीन पैसेज आएगा, नाउन एंड इट्स काइंड आएगा, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड आएगा, अर्थात नाउन और उसके प्रकार, प्रोनाउन और उसके प्रकार, वर्ब और उसके प्रकार, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्रीज आएगा, एडवर्ब, इट्स काइंड्स, प्रीपोजिशन, इट्स काइंड्स, कंजक्शन एंड इट्स काइंड, अर्थात कंजक्शन के और उसके प्रकार आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर आएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर आएगा, ठीक है। पंक्चुएशंस आएगा, सफिक्स विद रूट वर्ड्स आएगा, सफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं ना, वो फ्रेजल वर्ब आएगा, यूज ऑफ समबडी, नोबडी और एनीबडी का प्रयोग आएगा, जबकि फर्स्ट पेपर में नहीं था लेकिन इसमें आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, नरेशन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, सिनोनिम एंटोनियम्स आएगा, यूज ऑफ होमोफोन्स आएगा, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस आएगा, और क्या आएगा, और आएगा साइलेंट लेटर इन द वर्ड आएगा। ये सब चीज बातें आएंगी। क्यों फर्स्ट पेपर की इंग्लिश में सेकंड पेपर की इंग्लिश में अंतर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है।
लेवल का अंतर है और कुछ टॉपिक्स का भी अंतर है। ठीक है, चलिए अगला जो सेकंड रहेगा, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी आप उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, वही बातें लिखी गई हैं। चलिए, और फिर थर्ड भाषा के रूप में क्या आएगा, संस्कृत आप ले सकते हैं, जिसमें अपठित अनुच्छेद स्वर व्यंजन अलग। देखो ये बातें उसमें लिखी थी और ये बातें नहीं लिखी, तो इसमें जो सेकंड पेपर आएगा, सेकंड लैंग्वेज का जो पेपर आएगा, जिनको संस्कृत लेना है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में इसमें ज्यादा चीजें आने वाली। चलिए, उसी का विकास आएगा, भाषा अध्ययन आएगा। हाँ, यहाँ हमको थोड़ा देखना रहेगा, क्योंकि इसमें देखो जो मैथ प्लस साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनको ये सिलेबस जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये रहेगा मैथ और साइंस मिला के नंबर का रहने वाला 60 प्रश्न रहेगा और 60 नंबर का रहने वाला। ठीक है, गणित में रहेगी वही प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स रहेंगे और परिमेय संख्या रहेंगे। ठीक है, पूर्णांक कोष्टक, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण रहेगा, बीज गणित, अवधारणा। ठीक है, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात आएगी, बीज गणितीय व्यंजनों का जोड़ आएगा, जोड़, घटाना, भाग, बीज गणित, उसमें केवल नंबरों का जोड़ आएगा, इसमें बीज गणितीय जोड़ आएगा, मतलब इसमें x प्लस y का भी जोड़ आएगा, उसमें केवल 1 + 2 का जोड़ आता है, इसमें x y का भी आएगा, वो बीज गणितीय जोड़ आएगा। ठीक, सजाती विजाती व्यंजन आएंगे, डिग्री आएंगी। ठीक, युग्म समीकरण आएंगे, समांतर रेखा चतुर्भुज आएगा, वृत्त चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त और स्पर्श रेखाएं आएंगी। ठीक है, तो मैथ का लेवल देख रहे हैं ना, मैथ का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, टैक्सेशन आएगा, बैंकिंग, वर्तमान बिल, कैश मेमो, सांख्यिकी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, उससे संबंधित गणित, भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, ये सब बातें रहेंगी। अब आता है साइंस का पेपर। ठीक, साइंस में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण चीजें, खोज, ठीक, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, उसमें सजीव जगत, निर्जीव जगत की जो भी चीजें हैं, जो हमारे आसपास रहती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारे पर्यावरण में होता है, क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे बने हैं, ठीक है, वो सब आता है। जंतु उसकी संरचना कैसी है, वो क्या काम करते हैं, वो कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वो आएगा। सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, सेल्स आएगा, सेल्स से जो अंग तंत्र बनते हैं, ठीक है, जो सेल सिस्टम बनते हैं वो पूरा आएगा। किशोरावस्था, विकलांगता अवस्था, ये पूछा जाएगा। भोजन, स्वास्थ्य, ठीक है, अर्थात जो भी पोषण की चीजें हैं, पोषण, जनन, सब आएगा। पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में शोषण, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, ऊर्जा, ठीक, गति, बल एवं यंत्र और ऊर्जा, अर्थात जो भी चीजें हैं, ये कुछ बायो की चीजें आएंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी किसकी चीजें, ये आएंगी फिजिक्स की। ठीक है, ठीक, और ये सब चीजें क्या आएंगी, फिजिक्स की आएंगी। और ये कुछ चीजें आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ने वाले हैं, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, कंप्यूटर, ध्वनि, प्रकाश तंत्र, वायु संगठन, उपयोगिता, ओजोन परत, ठीक है, गुण स्रोत, वायु प्रदूषण, ये सब चीजें आप इसी में पढ़ेंगे। ठीक, फिर इधर अभी तक ये फिजिक्स चल रहा था, इधर केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री, खनिज, मानवीय, कार्बनिक, यौगिक, ऊर्जा, वैकल्पिक, जितने भी चीजें हैं साइंस में वो आने वाली हैं। ठीक है, देख लिए हैं। अब वही विज्ञान को समझना, उनकी सराहना का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आने वाली हैं। फिर अब देखिए सोशल साइंस में, अभी देख मैथ साइंस का समझ गए, और जो अगला आपको चूज करना रहेगा, या आप सोशल के मास्टर बनने वाले, तो सोशल के मास्टर बनेंगे तो आपको इतिहास आएगा। इतिहास में आपको एंशिएंट, मिडिवल प्लस मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ेगा। एक चीज और बताए ना, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी रहेगा। दूसरी बात सुनिए, और ये सब मिले कहाँ, हम कैसे पढ़ें, कहाँ ज्वाइन करें, सिंपल सी बात है, हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। और 1 नवंबर, याद रखिएगा बात, 1 नवंबर से हमारा टेट सी-टेट का बैच शुरू होने वाला है, ये बात। और ये दोनों पेपरों की तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि आपको पता है, जो टेट का पेपर है 29-30 जनवरी को है, ठीक, अभी तक तो जानकारी के अनुसार 29-30 जनवरी को है, और जो सी-टेट का पेपर है वो 8 फरवरी को है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, इतिहास में इतिहास जानने का स्रोत,
पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक और वैदिक संस्कृति आएगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत अर्थात जो जैन बौद्ध धर्मों का उदय हुआ वहां से क्वेश्चन आएगा। भारत के प्रारंभिक राज्य आएंगे, अर्थात प्रारंभिक राज्य का मतलब 16 महा जो जनपद थे उन पर बात करेंगे, और इसका एक हमारे लेक्चर भी पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं। चलिए, भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य अर्थात जो संगम काल है दक्षिण भारत, वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इस्लाम का आगमन, यहाँ से मेडवल इतिहास हो, ये जो था ये एंशियंट का था, एंशियंट, ठीक है। इसके बाद मेडुअल इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना विस्तार, मुगल साम्राज्य संस्कृति का पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब यहाँ देखो ये मेडुअल हुआ, अब इधर से मॉडर्न शुरू हो जाती है, मॉडर्न, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, भारत में कंपनियों राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की चुनौती यहाँ दी थी, ठीक है। चलिए, फिर इसमें आ जाता है सिविक्स में हम और हमारा समाज, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय सुशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय एवं राज्य प्रशासन, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, वैश्विक समुदाय। एक बात ना, आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, एक बार बताओ, आप कक्षा 6 से ज्यादा नहीं, कक्षा 6 से 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और सुनिए, यदि आपको नहीं पढ़ना तो केवल हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, सब एनसीईआरटी के निचोड़ यही मिलने वाला, ठीक है। चलिए, और जो ज्योग्राफी में सौरमंडल कक्षा 6 के एनसीईआरटी में दिया है, पहला चैप्टर ही है सौरमंडल, पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का जो ये वाला पृथ्वी स्थान का निर्धारण, ये 9 के एनसीईआरटी में दिया पहला चैप्टर। पृथ्वी की गतियां, ये पहला तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी मिल जाएगी। मानचित्र का परिणाम, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, ये कक्षा 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मृदा, वनस्पतियां, भारत की जलवायु चैप्टर नंबर 3, ये सब 9th में है। भारत के आर्थिक संसाधन क्लास 10th में है। यातायात, व्यापार, संचार, उत्तर प्रदेश में स्थान, राजनीति विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, सब ये आएगा। ज्योग्राफी, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक एवं जनजाति जो जनजीवन है, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ये आएगा, ठीक है, ठीक। और इससे जो संबंधित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय संतुलन क्या है, सब चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए, अब यदि कोई गृह विज्ञान लेता है तो उसका ये सिलेबस है। शारीरिक शिक्षा, खेल, जो अन्य में थे ना, अन्य में ये सब आएंगे, ठीक है। चलिए, जो कोई संगीत लेता है तो संगीत का ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए, ये रहा टेट का सिलेबस, ठीक है। ये क्या रहा, ये रहा आपका टेट का पूरा सिलेबस, दिखाया विस्तार से, कितने नंबर का होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय रहेगा, ठीक है, ये रहा। और सुनिए, आप यदि बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या कर चुके हैं, टेट देना चाहते हैं, तो याद रखिए 1 नवंबर से हमारे ही प्लेटफॉर्म पर द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर आपको टेट की क्लासें मिलेंगी 1 नवंबर से। तो ये सिलेबस पहले अच्छे से आप पढ़ लीजिए और फिर शुरू करते हैं ये। तो मिलते हैं जब, और एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, पर डे हमारी जीएस की क्लास, पर डे जीएस की क्लास, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो पर डे जीएस की क्लास, हमारे लाइव क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी। आप एग्जाम कहीं का भी हो लेकिन जीएस यहीं से ही आएगी, ठीक है। तो टेट वालों बच्चों के लिए मिलते हैं हम लोग 1 नवंबर को मिलेंगे, और ऐसे तो हम पर डे मिलते रहेंगे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे प्रतिदिन मिलते हैं। तो मिलते हैं कल फिर, और जो टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 1 नवंबर मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।